नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। बिलासपुर जिले में रतनपुर क्षेत्र के ग्राम पुडू के आश्रित गांव बंगला भाटा में वन अधिकार पट्टे की जमीन पर प्रार्थना भवन का निर्माण हो गया। इधर भवन के उद्घाटन के पहले ही हिंदू संगठन के सदस्यों ने गांव पहुंचकर हंगामा कर दिया। इसके बाद प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हिंदू संगठन के सदस्यों की मांग पर प्रशासन की ओर से वन विभाग, जनपद पंचायत और राजस्व विभाग की टीम इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। रतनपुर क्षेत्र के ग्राम बंगला भाटा में आदिवासी ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। गांव के लोगों ने यहां पर प्रार्थना भवन का निर्माण कराया है, जिसका उद्घाटन होना था। इसकी भनक लगते ही हिंदू संगठन के लोगों ने भवन के निर्माण और उद्घाटन के विरोध का ऐलान कर दिया। इसके बाद उद्घाटन टाल दिया गया। भाजपा नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने कहा कि गांव में सरकारी जमीन पर प्रार्थना भवन निर्माण का विरोध किया गया है। अधिकारियों को इस पूरे मामले की जांच के लिए कहा गया है। आगे भी आदिवासियों के धर्मांतरण कराने वालों की गतिविधियों का विरोध किया जाएगा। यहाँ पर प्रार्थना सभा के बहाने में क्षेत्रीय विधायक को यहाँ पर न्योता दिया गया है और सरकारी राजस्व भूमि में दूसरे धर्म का प्रचार करने के लिए पूरी तैयारी हो रही है और इसका मुख्य अतिथि बिशप यहाँ पे आने वाले हैं। इससे साफ पता चलता कि मां महामाया की इस पावन धरा में कैसे सात समंदर के पार की षड्यंत्रकारी शक्तियां धर्मांतरण का खेल खेलने में लगी है। धर्म नगरी को धर्मांतरण नगरी बनाने के लिए ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हम हिंदू जब तक जीवित हैं ऐसा कभी हरगिज़ होने नहीं देंगे। इसलिए हम यहाँ पर एकजुट हैं और मैं प्रशासन से पूछना चाहूंगा कि इतने समय से ये जब ऐसा हो रहा था तो इनकी संज्ञान में ऐसा क्यों नहीं आया। और अब हम लोग एकत्रित यहाँ पे हुए हैं तो हमको जाने से यहाँ मना किया जा रहा है, अंदर जाने से। तो मैं ही अकेले जाकर के वहाँ कुछ बचे कुछ हिंदू परिवार है उनसे मैं मिलूंगा, उनका हौसला अफजाई करूंगा, क्योंकि सारे बाकी जो लोग हिंदू थे वो धर्मांतरित हो चुके हैं और हम ये प्रार्थना घर नहीं बनने देंगे। खास करके हमारी धर्म नगरी में और एक सरकारी भूमि में ऐसा बना है। और मैं पूछना चाहता हूं कि भूपेश बघेल के समय में ऐसे कितनी। बिलासपुर जिले में अपराधियों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला तोरवा थाना क्षेत्र में है, जहां गाड़ी साइड करने को लेकर हुए विवाद में आरोपी कुल्हाड़ी लेकर प्रार्थी को मारने पहुंच गया। तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरी खुर्द हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे रहने वाले प्रार्थी राजन मिश्रा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि बीती रात वह घर में थे, तभी 10:30 बजे के करीब कॉलोनी में ही रहने वाला आरोपी भूपेश हाथ में कुल्हाड़ी लेकर घर पहुंचा और उन्हें गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने लगा। जब प्रार्थी ने इसकी वजह जानने की कोशिश की तो आरोपी ने कहा कि तू हमेशा अपनी कार को बीच सड़क में खड़ी करता है, आज तुझे जान से मार दूंगा। आरोपी भूपेश द्वारा नशे में धुत होकर लगातार गाली गलौज कर धमकी दी जाती रही। घटना से भयभीत प्रार्थी ने इसकी शिकायत तोरवा थाने में दर्ज कराई है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपा गया है, जिसमें साफ तौर पर आरोपी की हरकतें कैद हो गई है। जशपुर जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र स्थित ग्राम बटाई केला गांव में स्थित कियोस्क बैंक में हुई लूट और हत्या की सनसनीखेज घटना को पुलिस ने महज 16 घंटे में सुलझाकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुख्यात आरोपी रवि उरांव समेत एक अन्य आरोपी फरार बताए गए हैं, जिसकी सरगर्मी से तलाश भी की जा रही है। इस लूट की कहानी आरोपियों ने जेल में ही रची थी, जिसका खुलासा पुलिस ने किया है। घटना के बाद पुलिस ने घटना स्थल के आसपास नाकेबंदी की और 11 पेट्रोल पंपों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। वहीं एक पूर्व अपराधी रवि उसाव के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल के मालिक से पूछताछ की और इस मामले को सुलझाने का अहम सुराग मिला। मामले में अब तक 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि कुख्यात आरोपी रवि उरांव समेत एक अन्य आरोपी फरार बताए गए हैं। दोनों की तलाश जारी है। मामले का खुलासा एसपी शशि मोहन ने किया। बटाई किला में लूटने के प्रयास के दौरान जो कल हत्या हुई थी, उस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और घटना के बाद आरोपियों के द्वारा मोटरसाइकिल वहीं पे छोड़ के भागा गया था। हमारी टीम जंगल में सर्चिंग कर रही थी और मोटरसाइकिल के 33 नंबर के आधार पर मोटरसाइकिल के मालिक को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। साथ ही मुखबिर से हमें सूचना मिली थी कि इस तरह के वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी रवि उरांव
जो पहले भी बैंक लूटने के मामले में जेल में बंद था, उस पर हमारी नज़र थी और उसको आधार बना के जब हम लोगों ने अपनी विवेचना शुरू की तो वो गुमला का रहने वाला है। वहाँ से लेकर घटना स्थल तक के बीच में जो 11 पेट्रोल पंप थे सभी के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिससे हमें एक सुराग मिला कि एक जगह ये कांसाबेल में पेट्रोल भराने आया था। वहाँ से साथ ही उसके हमारी साइबर सेल की टीम की सहायता से भी हम लोगों ने इसमें मदद लिया और जो दूसरा आरोपी है जो इसके साथ में घटना को अंजाम दिया, रत्तू राम, जो उसी गांव बटाई कला का रहने वाला है, इस दोनों के बारे में हम लोगों ने जानकारियां इकट्ठी की और इसको रात में हिरासत में ले लिया गया। इससे पूछताछ किया गया। पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन जब मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ किया गया तो ये टूट गया और सारी घटना को बताया कि जेल में रहने के दौरान ही इनके बीच में दोस्ती हुई थी और जेल से छूटने के बाद ये प्लानिंग किया गया। पता किया गया कि कहाँ कहाँ पर इस तरह के बैंक है। इसमें रत्तू राम ने स्थानीय होने के नाते पूरी सहायता किया। दोनों लोग आए और यहाँ पे घटना को अंजाम दिए। इसमें 2 आरोपी जो अभी फरार हैं उनके बारे में हमारे पास महत्वपूर्ण सुराग लगे हुए हैं। बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए सीएन न्यूज के साथ। के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के साड़ी व चूड़ी वाले बयान पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अपनी ही पार्टी की महिला प्रवक्ता से हुई बदसलूकी पर मौन रहने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज आज महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। 5 वर्षों तक अपराधियों को पोषित और जनता को शोषित करने वाली कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में पनपे इन अपराधियों व असामाजिक तत्वों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शासन में भाजपा सरकार नकेल कसने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो उन्हें पीड़ा हो रही है। उन्होंने कहा कि 5 वर्षों में जिस प्रकार छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया था, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे थे, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा था, तब आपकी ही पार्टी के नेताओं और उनके करीबी भ्रष्टाचार और घोटाले में संलिप्त थे, तब आप मौन क्यों थे? छत्तीसगढ़ मतारी की जय। एक तरफ हमारे छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव का त्योहार मनाया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज जी का जो बयान आया है बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है। कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि छत्तीसगढ़ में अराजकता बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहा है। मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि जब बबूल का पौधा लगाए हैं तो कांटे ही मिलेंगे। पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने जो बबूल छत्तीसगढ़ में लगाए थे तो आज उसके कांटे उन्हें दिखाई दे रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से विष्णुदेव साय जी की सरकार, भाजपा की सरकार अपराधियों पे कार्यवाही कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की तिलमिलाहट उसमें दिखाई दे रही है कि उनके लोग लगातार उसमें घिरते जा रहे हैं। और मुझे एक बात सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को साड़ी और चूड़ी पहननी चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस सरकार जिस समय सत्ता में थी या उनके जो अध्यक्ष ने वर्तमान में जो बात कही, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि साड़ी और चूड़ी कब से किसी कमजोरी की निशानी हो गई है। लगातार कांग्रेस महिला विरोधी मानसिकता लेकर जब सरकार में थी तभी भी उन्होंने यही काम किया है। मैं उनसे पूछना चाहूंगी छत्तीसगढ़ महतारी की जिसका हम जयकारा लगाते हैं, क्या वो छत्तीसगढ़ महतारी के वस्त्र उन्होंने साड़ी नहीं पहना है? क्या उनके हाथ में एक हाथ में धान तो दूसरे हाथ में हंसिया नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि माँ दंतेश्वरी जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं, क्या माँ को श्रृंगार साड़ी और चूड़ी का नहीं चढ़ता है? मैं उससे पूछना चाहूंगी कि लक्ष्मीबाई जिन्होंने अंग्रेजों को चने चबा दिए, क्या वो लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, वो उन्होंने साड़ी और चूड़ी धारण नहीं की थी? मैं पूछना चाहूंगी हमारे देश की ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने साड़ी और चूड़ी हाथ में रखकर भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और बखूबी अपने देश में अपना नाम रोशन किया है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कांग्रेस के जब अध्यक्ष ने ये बात कही। मैं उनसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या उनकी जो लीडर हैं, उनके जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस की हैं आदरणीय सोनिया गांधी जी, क्या वो साड़ी और चूड़ी नहीं पहनती हैं? प्रियंका गांधी जी से जिनको वो इतना कांग्रेस के नेता जिनकी वाहवाही करते थकते नहीं है, क्या वो साड़ी और चूड़ी नहीं पहनती? मुझे बहुत आश्चर्य होता है कांग्रेस की छोटी मानसिकता को देख करके। आज जहां पे एक तरफ हमारे नरेंद्र मोदी जी 33% महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए आगे लाने की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार जहां पे महतारी वंदन के नाम से महिलाओं को 1000 रुपए जिनके खाते में डाल के महिला सशक्तिकरण के लिए, वहीं कांग्रेस के जो राज्य के जो हमारे अध्यक्ष हैं कांग्रेस के दीपक बैज जी, उनकी इस तरह की मानसिकता, आखिर वे कहना क्या चाहते हैं? आश्चर्य मुझे होता है कि जब महिलाओं को उनके कपड़ों के आधार पर उनकी कमजोरी, साड़ी और चूड़ी को उनकी कमजोरी समझा जाता है। मैं बार बार कहना चाहूंगी महिलाओं का श्रृंगार उनका अधिकार है और श्रृंगार के साथ महिलाएं हर फील्ड में डटकर काम करें, डटकर मुकाबला करें। तो इसलिए अपनी ये मानसिकता बदले कि साड़ी और चूड़ी पहनना किसी की कमजोरी हो सकता है। ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हर महिला की ताकत है। सैक्सोफोन दिवस के मौके पर संगीतमय संध्या का भव्य आयोजन दुर्ग में किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ मंच दुर्ग के तत्वावधान में यश यदु म्यूजिशियन ग्रुप के द्वारा गंजपारा दुर्गा उत्सव समिति पुरानागंज मंडी प्रांगण में सैक्सोफोन पर आधारित संगीतमय संध्या का भव्य आयोजन किया गया। दुर्ग के पुरानी गंज मंडी में छत्तीसगढ़ मंच के बैनर तले राष्ट्रीय सैक्सोफोन दिवस के अवसर पर वुडविंड के आविष्कारक एडोल्फो सैक्स के जन्म की याद में 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर संगीतमय शाम का लुत्फ उठाने दर्शकों की भीड़ नजर आई। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ऐसे महान कलाकार मनोहरी दादा का भी हम यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। मां सरस्वती के चरणों पे पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करते हुए सभी कलाकारों से निवेदन करूंगा कृपया। बता दें, सैक्सोफोन जैज संगीत एक ऐसा मुख्य वाद्य यंत्र है जिसकी धुन सुनने शहर के वरिष्ठ समाज सेवी कैलाश बरमेचा, रौनक जमाल और संगीत प्रेमी शमशुद्दीन थर्रानी, शहजाद सहित दर्शक बड़ी संख्या में शामिल रहे। कर देंगे, आप स्वयं अपने हाथ उठाकर तालियां बजाएंगे। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति हम आपके लिए लेकर आए हैं इन कलाकारों के द्वारा। इस दौरान सैक्सोफोन की प्रस्तुति देने छत्तीसगढ़ के ही नहीं अन्य राज्यों से आए कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। सैक्सोफोन के गीत संगीत की जुगलबंदी भी मंच पर प्रस्तुत की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ लता मंगेशकर कहलाए जाने वाली पूर्वा के गीतों को लोगों ने काफी सराहा।
एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवारने में लगे युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का बेहतर अवसर प्रदान करने में लगे शहीद विनोद चौबे पुरस्कार से सम्मानित और अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ NIS कोच मोहम्मद ताजुद्दीन विगत कई वर्षों से युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। देश में लगातार युवाओं के बीच रोजगार और अपने बेहतर भविष्य को लेकर चिंता रहती है। वहीं कुछ नौजवान युवा पीढ़ी ऐसे में पुलिस भर्ती और अग्निवीर जैसी योजनाओं में अपनी भागीदारी निभाने में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, सामने गिरना है, रोकना है सब। अरे चलना भाई, बहुत अच्छा। थोड़ा सा जोश है, बाल पकड़ने से पहले थोड़ा सा ये करो ना, थोड़ा तुम लोग ऐसे सीधा आके ये कर रहे हो। शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये डिग्री बिल्कुल 45 डिग्री होना ही चाहिए, उससे और ऐसे में इनके हुनर को निखारने और किसी भी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लायक बनाने की जुगत में लगे मोहम्मद ताजुद्दीन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ NIS कोच हैं और छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा शहीद विनोद चौबे पुरस्कार द्वारा सम्मानित हैं। वे पिछले कई वर्षों से शासकीय नौकरी हेतु रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसका लाभ पुलिस विभाग, अग्निवीर सेना, रेलवे, CISF, वन विभाग और अन्य शासकीय विभाग के पदों के लिए पुरुष एवं महिला प्रतिभागी तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि तत्काल में सब इंस्पेक्टर की भर्ती में 2 प्रतिभागियों का चयन हुआ है। इसकी पूर्व कई खिलाड़ी भर्ती हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन सुबह प्रशिक्षण में 5 इवेंट की पूरी तैयारी कराई जाती है, जिसमें गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, 100 मीटर दौड़ और 800 मीटर दौड़ की ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान अभी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दुर्ग जिले के अलावा बलरामपुर, बालोद, राजनांदगांव, धमतरी, बेमेतरा, शक्ति, चांपा आदि जिले के प्रतिभागी दुर्ग में रहकर ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं और लगातार सभी भर्ती में अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। इस संबंध में प्रशिक्षण दे रहे कोच और युवाओं ने प्रतिक्रिया दी। ताजुद्दीन NIS कोच, और यहाँ भी हम लोग अग्निवीर का और पुलिस डिपार्टमेंट के सब इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग करवा रहे हैं। पुलिस के भी ट्रेनिंग कराते हैं। इसमें 5 इवेंट हम लोग कराते हैं। बाहर के भी लड़के हमारे पास जो गांव से आए हैं, यहाँ मकान लेके रह रहे हैं, उनकी भी ट्रेनिंग हम करा रहे हैं। और जो लोकल यहाँ के लड़के हैं वो भी आ रहे हैं, वो भी ट्रेनिंग करा रहे हैं, उनकी भी ट्रेनिंग करा रहे हैं। इसमें 5 इवेंट हम लोग कराते हैं, जो कि एक स्पीड का होता है, एक स्ट्रेंथ का होता है, एक स्टेमिना का होता है और एक पावर का होता है, और एक 800 मीटर जो है वो भी हम लोग इनको साथ में कराते हैं। ट्रेनिंग के पीछे इनके हम लोग शुरू से 2 घंटे 2.5 घंटे ट्रेनिंग कराते हैं, सुबह 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक। कभी समय आने पर 9 भी बज जाता है। और रेगुलर एक टाइम साल भर इनकी ट्रेनिंग चलती है। कुछ लड़के इसमें 3 महीने पहले से आए हैं, कुछ 4 महीने पहले से आए हैं, कुछ 6 महीने पहले से आए हैं। लेकिन ये देखा गया है कि 6 महीना अगर कोई लड़का या लड़की ट्रेनिंग करता है तो फिजिकल में कभी फेल नहीं हुआ आज तक। हम लोगों का जो अनुभव रहा, लड़कियों को भी मैं ये बोलता हूँ कम से कम इतना समय निकाल के आना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ अभी जो लड़के हमारे सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए हैं, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट भर्ती हुए, कुछ अभी अग्निवीर की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो भी अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनमें से भी कुछ लड़के निश्चित रूप से आगे भर्ती होंगे। और हमारे साथ में जो ट्रेनर के रूप में BR साहू जी हैं, ये भी हमारे पुराने कभी स्टूडेंट थे, आज ये भी हमारी मदद करते हैं। ये भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, बच्चे लोग को लाइन अप कराना, ट्रेनिंग कराना, उनकी गलतियों को पकड़ना, सुधारना, ये सब मिल के हम लोग साथ में करते हैं और कई दिनों से कर रहे हैं। कई बच्चों को भर्ती करा चुके हैं, कई लड़कों को लड़कियों को इसका लाभ मिला है। पुलिस में, रेलवे में, सर्विसेज में, फौज में, CRPF में, BSF में और CISF में, सभी जगह हमारे लड़के जो है भर्ती हो रहे हैं और भर्ती होने के बाद आ रहे हैं वहाँ से वापस, और मालिक की कृपा से सबका जो है अच्छा काम चल रहा है। ट्रेनिंग में तो सबसे पहले तो फिजिकल का है, फिटनेस के बारे में। पहले एक्सरसाइज करना है, रनिंग करने के बाद में एक्सरसाइज करना है, अच्छा से वार्म अप होना है। उसके बाद में एक्सरसाइज करने के बाद में इनको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे थ्रो करना है, किस टेक्निक में कितना थ्रो जा सकता है और कैसे आपको थ्रो करना है।
उस हिसाब से इनको सिखा के थ्रो करवाया जाता है, तो उससे इनका जो परफॉर्मेंस अच्छा आ जाएगा। 5 प्रक्रिया तो है ही, उसके अलावा और बहुत कुछ है। फिजिकल फिटनेस के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रनिंग है सबसे, इसका रनिंग के बाद ही जो भी हो एक्सरसाइज करना है, उसके बाद ही जो थ्रो वगैरह होता है उसके बाद ही ये सब कार्रवाई ठीक से हो पाएगा, नहीं तो इंजरी होने का ज़्यादा खतरा रहता है। अनुभव है। मैं यहाँ लास्ट 3 मंथ से, फिर जैसे ही मेंस हुआ उसके बाद से मैं ट्रेनिंग करने आया यहाँ एसआई का। सर के द्वारा अनुभव में बस यही बताना चाहूँगा कि सर उनकी स्ट्रैटेजी से बताते हैं, जैसे कि मेरा वेट जैसा है, मेरे को कैसे 50 मीटर रन अप लेना है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे चालू करना है, कैसे एंडिंग करना है। ये बहुत अच्छे से काम आया, क्योंकि स्ट्रैटेजी ही होती है सर जो हमको पास करती है या फेल करती है। तो मेरा अनुभव सर के साथ बहुत अच्छा रहा, और मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि अच्छे ट्रेनर से सीखें ताकि वो सफल हो सकें। कमल सिंह तंवर है। मैं यहाँ लास्ट 3 महीने से यहाँ ट्रेनिंग कर रहा था सर के पास। हमारे एसआई में 300 नंबर का फिज़िकल होता है, उसमें 60 नंबर में गोला फेंक है, 60 नंबर का हमारा रनिंग होता है, 1500 मीटर होता है, लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है। मेरा उस समय वज़न काफ़ी ज़्यादा था, और सर ने एक स्ट्रेटजी से मेरा बॉडी वेट को देखते हुए विदाउट इंजरी नहीं हुआ मुझे, और मेरे बॉडी वेट को रिड्यूस कराया, और उस दौरान मेरा फ़िज़िकल अच्छा रहा। मेरे 300 में 144 नंबर स्कोर करके मेरा एक्सीलेंट मेरा फ़िज़िकल रहा, और आज मैंने एसआई के पद पे चयन हुआ हूँ। सर यहाँ अनुभव सर के साथ सुबह दौड़ने में मेरा पूरा अच्छे से बॉडी वेट कम कराए, वही फ़िज़िकल वहाँ मेरे काम आया, और मेरा आज फाइनली एसआई पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया। साहू है। मैं यहाँ 4 महीना हो गया आते ही, पर कुछ नहीं आता था मेरे को। 0 थी पूरा, पर अब 70 नंबर लाने के लायक फ़िज़िकल में कर ली हूँ। सर टेक्निक बताते गए, सिखाते गए, उससे बहुत अच्छा मेरा फ़िज़िकल बढ़ गया है। कि उम्मीद है कि मैं लग जाऊँगी पुलिस में। सर के मेहनत और हमारा भी मेहनत से बहुत उम्मीद है कि हम आगे बढ़ जाएंगे और लग के ही दिखाएंगे सर को। भूमिका सिंह राजपूत है। मैं खैरागढ़ ज़िले से आई हूँ, और पहले मैं एकदम ज़्यादा कमज़ोर थी। मैं को यहाँ लगभग ट्रेनिंग करते हुए 3 मंथ हो गया है, और मैं यहाँ पे रेंट से रहती हूँ। पहले मैं एकदम ज़ीरो थी, मेरा वेट 70 किलो का था, और यहाँ आने के बाद मैं सीखी हूँ। मैं इवन मेरे को कुछ भी आता ही नहीं था। ऐसा था कि मेरा रनिंग भी वीक था, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला सब एकदम कमज़ोर था। और यहाँ की लड़कियों से, टीचर से, जो सर है वो बहुत अच्छे टेक्निक से सिखाते हैं, बहुत सारी मोटिवेशन देते हैं, और आगे बढ़ने के नए नए ट्रिक्स को बताते हैं। 0 से यहाँ तक आने के लिए मेहनत की, वेट कम करने का, और रनिंग का ट्रिक्स, गोला का ट्रिक्स, लॉन्ग जंप, हाई जंप का, सारी चीज़ों का ट्रिक्स को बताया है सर। हाँ, फ़ायदा मिल रहा है। और मेरा वेट में 58 किलो वेट है मेरा भी। पहले 70 किलो का था, लेकिन अभी 58 किलो वेट है। और यहाँ पे दीदी लोग भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इन लोग मेरे से सीनियर है। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान खान, मैं बलरामपुर ज़िले से हूँ। ये अग्निवीर की तैयारी के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे 6 महीने से। सर के पास जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है वो बहुत अच्छी दी जा रही है, जो कि सर जैसे ग्राउंड में अभी कोई देने वाली ट्रेनिंग ऐसे नहीं है यहाँ पे। जिम मेरे पास कुछ भी नहीं था, एकदम 0 थे मैं, लेकिन यहाँ पे अभी जो कि मैं एक्सीलेंट में आ रहा हूँ। किशोर है, मैं बालोद जिले से ग्राम पैरी से हूँ। मैं करीबन 6 महीनों के सर के पास ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरा फ़िज़िकल 0 ही था, जो आज 70, 80, 90% हो गया है। आज मेरा फ़िज़िकल 70 नंबर का बन रहा है। पहले क्या 0 था, तो सर का अनुभव बहुत ही अच्छा था। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग शहर में लगातार बढ़ रहे अपराध और नशे के फैल रहे कारोबार पर अंकुश लगाने भाजपा नेताओं ने दुर्ग एसपी से मुलाकात कर इस दौरान शहर विधायक गजेंद्र यादव ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दुर्ग शहर में इन दिनों नशे के चलते बढ़ते अपराध और खून खराबे के चलते लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते वार्ड 17 औद्योगिक नगर के पार्षद देव नारायण चंद्राकर ने मोहन नगर थाने में वार्ड वासियों के साथ पहुंचकर आक्रोश जताया। इसी कड़ी में बुधवार को भाजपा नेताओं ने दुर्ग एसपी से मुलाकात कर शहर में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई। बता दें, पटरी पार क्षेत्र में बढ़ते अपराध एवं नशाखोरी में अंकुश लगाने की जद्दोजहद में वार्ड पार्षद ने शांति नगर में कुछ दिन पहले दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर फरार होने वाले अपराधियों की दुर्ग पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जाने से नाराजगी जताई थी। इस दौरान दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव भी अन्य भाजपा पार्षद सहित अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। अभी 15 दिन पहले मेरे क्षेत्र में 2 घटना हुई है, दोनों चाकूबाजी है। एक लड़का जिसने पहले चाकू मारा उसका तो मर्डर ही हो गया सीधा, उसका अपराधी अभी तक के बाहर घूम रहे हैं।
उसको अभी तक नहीं पकड़ा गया है। 3 दिन पहले फिर उसी क्षेत्र में वही जगह पर एक लड़के को फिर चाकू मार दिया गया है, जिसके लिए हम लोग कल जुलूस निकाल करके शहर में संदेश भी दिए हैं और हम अभी विधायक महोदय के नेतृत्व में एसपी साहब से इसका जानकारी अवगत कराने के लिए आए थे। एसपी साहब ने हम सभी पार्षदों के साथ में मतलब बताया गया कि हम लोग ठोस कार्रवाई करेंगे। 6-7 महीने से तो एक गंभीर समस्या बन गई हुई नशे का। बार बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस प्रशासन जो है वो सिर्फ खाना पूर्ति करती है, आवश्यक कार्रवाई नहीं करती, जिसके कारण से अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद हो गए हैं। इसी तारतम्य में आज एसपी साहब से जो धरातल पे जो चल रहा है उसको आज अवगत कराते हुए नशा को बंद करने के लिए हमने आज शिकायत किया है और मुझे उम्मीद है कि अब 10-15 दिनों में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। शहर में व्याप्त अपराध, नशाखोरी जैसे मामलों को लेकर लगभग जो आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं शहर के अंदर में, इन सब मामलों को लेकर हमारे दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम सब आज एसपी महोदय से मुलाकात करने के लिए आए थे और उनसे एक सारगर्भित चर्चा हुई। शहर में जो अपराध बढ़ रहे हैं, नशाखोरी बढ़ रही है, उन मुद्दों को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात को रखा है और एसपी महोदय ने उसको गंभीरता से सुना है, उसका निराकरण, उस पर नियंत्रण करने की बात कही है और उन्होंने ऐसा कहा है कि आने वाले समय में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उनकी बातों पर हम भरोसा करते हैं कि पुलिस प्रशासन अपनी तरफ की जो कार्रवाई होगी अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो इस तरह के अपराध हो रहे हैं, नशाखोरी हो रही है, अवैध व्यापार हो रहे हैं, उस पर नियंत्रण रखें। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम सब लोगों ने एसपी महोदय से मुलाकात की है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।